हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल में जो आपका बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसका आज पहला यूनिट जो इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम है, ये पहला पार्ट है। इसके पार्ट हम दो डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो पार्ट्स में आपकी क्लास होगी पहली यूनिट की। तो नेशनल इनकम आज पहली यूनिट की पहली क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि आप इसको केवल एमसीक्यू के सहारे अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यकीन मानिए कितने भी एमसीक्यू आपके सामने रख दिए जाएं आप उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई मिस ना हो सके। पूरी तैयारी कराएंगे, लेकिन ये क्लास एक ऐसी है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इस वजह से हम यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नेशनल इनकम होता क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने गए होंगे तो पूछता है, वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे आपके फादर की एनुअली इनकम होती है, ठीक उसी प्रकार एनुअली यहाँ पर इनकम आपके नेशन की होती है, राष्ट्र की होती है, ठीक है। तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन सर इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राष्ट्र है, इसकी इनकम को कैसे मेज़र करते हैं, ये बात बड़ी आती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मापने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इनकम कैसे मापी जाएगी, वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन है। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर सिर्फ किसी एक गुड्स या सर्विस से नहीं है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितनी भी आपकी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक कंट्री के अंदर, उन सभी को यहाँ पर जोड़ा जाता है, उनका सम किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स तो बहुत सारी हुई, हम लोग ना जाने कितनी भी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, कितनी चीज़ों का उपभोग करते हैं, ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें होंगी देश में जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको कैसे हम निकालेंगे कि कितना उनका प्रोडक्शन हुआ है, इस चीज़ को काउंट कैसे करेंगे। ये चीज़ तो सर अनकाउंटेबल है। पहला सवाल यही है कि ये चीज़ अनकाउंटेबल है, इतनी चीज़ें हैं, इनको कैसे हम देखेंगे कितना प्रोड्यूस हुआ। तो इनको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन को मेज़र करने के लिए इसके प्राइस का सहारा लेते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो अगर एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा, 1 किलो चीनी का उत्पादन अगर हुआ, एक मान लो कुछ भी नहीं होता है, केवल एक कंट्री है, उस कंट्री में सिर्फ 1 किलो चीनी का उत्पादन होता है और कुछ नहीं होता है, तो हम तो ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि 1 किलो चीनी का उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो इसको मेज़र करने के लिए आप 45 रुपये मेज़र करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लो एक कंट्री है, एक केवल आप एज्यूम करो एक कंट्री है, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, बस चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है। और उस चीनी का 1 किलो उत्पादन हुआ, ठीक है। उस कंट्री में चीनी का 1 किलो उत्पादन हुआ। अब इस 1 किलो को कैसे मापेंगे? इसको मापने के लिए इसके प्राइस का सहारा लेते हैं। प्राइस है मान लो 45 रुपये, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 किलो चीनी का प्रोडक्शन है 45, तो मेज़र करने के लिए इसका प्राइस लिया जाता है, इसके प्राइस का सहारा लिया जाता है। तो इसका जितना प्राइस होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि 1 किलो चीनी का उत्पादन हुआ है। आप ये मत समझना कि ये 45 रुपये ही इसकी राष्ट्रीय आय है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 45 रुपये इंडिकेट कर रहा है कि 1 किलो चीनी का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, और ये 1 किलो चीनी का प्रोडक्शन बता रहा है कि ये इसकी नेशनल आय है। समझ गए मेरी बात को? तो ये है आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो प्राइस इस चीज को डिटरमाइन कर रहा है कि 1 किलो चीनी का प्रोडक्शन हुआ है, और 1 किलो चीनी इस बात का प्रोड्यूस करे कि इसकी यह नेशनल इनकम है। मेरी बात को इतना समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हुई नेशनल इनकम की। अब इस चीज को उठा करके आप अपने दिमाग के एक कोने में शिफ्ट कर लो, इसको जब जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये है जीडीपी, कि आखिर जीडीपी क्या होती है। ध्यान से सुनना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इस डिफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना। वर्ड का यहाँ पर बहुत बड़ा फेर है, अगर आप वर्ड को मिस कर गए तो समझिए कि पूरी जीडीपी की जो डिफिनेशन है उसको आपने चौपट कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में, ठीक है, मैं जिनको यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा वो चीज़ समझ लेना, गोला लगाऊंगा, तो घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। अब कुछ नहीं समझ आया होगा, सब कुछ सर के ऊपर से गया होगा, आई नो। इंग्लिश में भी फिलहाल देख लेते हैं।
जीडीपी इज द मार्केट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी इन ईयर। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने क्या किया था अंडरलाइन, घरेलू सीमा में, जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में। अब सर ये घरेलू सीमा क्या होती है? घरेलू सीमा का मतलब है कि हमारे भारत का जितना क्षेत्रफल है, समझ लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर नक्शा टाइप का बना देता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि बनेगा नहीं मुझसे, वेट करिएगा आप। अरे मान लो ये भारत है, ठीक है, मुझसे नहीं बनाया, सॉरी। मान लो ये पूरा भारत है, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस पूरे भारत में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि ये देश की घरेलू सीमा है, ये पूरे भारत का यहाँ पर क्षेत्रफल है, एरिया है, लेकिन ये क्षेत्रफल, ये एरिया इतना ही नहीं है। इसके आगे जब आप बच्चे बढ़ेंगे, ठीक है, तो समुद्री इलाके से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी इलाका यहाँ पर भारत के एरिया में, भारत के घरेलू सीमा में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो आपका पड़ता है लक्षद्वीप, वो लक्षद्वीप यहाँ पर, ठीक है, ये लक्षद्वीप भी आता है आपका। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो भारत का कोई कंट्री का, मतलब इंडिया का कोई एरोप्लेन है, ठीक है, वो एरोप्लेन गया है अमेरिका, ठीक है, लेकिन उस एरोप्लेन के अंदर कोई भी चीज़ अगर बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, ठीक है, वो भी भारत के एरिया के अंतर्गत आएगी, भारत की घरेलू सीमा में आएगी। ठीक है, एक चीज़ समझिए, तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि मान लो भारत का कोई राजदूत है, ठीक है, भारत का कोई राजदूत यहाँ पर जर्मनी में रह रहा है, ठीक है, अब स्वाभाविक है कि भारत का कोई राजदूत जर्मनी में रह रहा है तो उसको कोई ना कोई रहने के लिए जगह दी गई होगी, ठीक है, तो वहाँ पर भारत का जो ऑफिस है जर्मनी में, तो वो ऑफिस जर्मनी की नेशनल इनकम का नहीं हिस्सा है, वो भारत की नेशनल इनकम जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो भारत का एरिया है। ठीक है, इसी वजह से आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत के क्षेत्र में आते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 पूरा भारत का एरिया प्लस उसका जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो एरिया, ठीक है, भारत की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जितने भी भारत के पानी के जहाज चलते हैं, शिप चलते हैं, वो भी भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ भारत में जितने भी राजदूत हैं, भारत के राजदूत जो कि अन्य देशों में जाकर के अन्य कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भी यहाँ पर भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। ठीक है, कुल कहने का मतलब है कि अब तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि पूरा घरेलू भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, मान लो हवाई जहाज के अंदर कोई भी चीज़ खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। ठीक है, अगर जहाँ पे भारत के राजदूत रह रहे हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ का यहाँ पर कोई लेन देन हो रहा है, वो सारा भारत की घरेलू सीमा का के अंतर्गत आता है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में यहाँ पर कुछ भी हो रहा है वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। भारत की क्षेत्रफल यानी कि जितना क्षेत्रफल है उसके आगे जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है, वहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो भारत के क्षेत्रफल भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगी। पानी के जहाज में कोई लेन देन हो रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। ये कॉन्सेप्ट घरेलू सीमा का आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि घरेलू सीमा है क्या। ठीक, और दूसरी बात, इट डजेंट मैटर कि घरेलू सीमा में उस चीज को प्रोड्यूस कौन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, घरेलू सीमा में ये मैटर नहीं करता कि कोई विदेशी आकर के यहाँ पर आया और उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, विदेशी आकर के फैक्ट्री लगा गया और उस चीज को उसने प्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। इट डजेंट मैटर कि वो विदेशी है कि कौन है, इंडिया है, ठीक है, इंडियन है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, घरेलू सीमा में उत्पादित होना चाहिए। वो चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो घरेलू सीमा में उत्पादित होना चाहिए। उस चीज को हम क्लेरिफाई कर चुके हैं कि घरेलू सीमा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये मैटर नहीं करता कि उस चीज को प्रोड्यूस किसने किया है, कोई विदेशी है कोई भारतीय है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, अंतिम वस्तुओं। अब अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, उस किसान ने गन्ने को बेचा, ठीक है, जो आपका खेतों में गन्ने लगते हैं ना, उस गन्ने को किसी फैक्ट्री वालों को बेचा है, किसी मिल वाले को बेचा। ठीक है, तो गन्ने को मिल के पास बेच रहा है या फैक्ट्री के पास बेच रहा है, तो ये इसका अंतिम प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन मिल वाला उस गन्ने से चीनी का उत्पादन कर रहा है, उस गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, और चीनी का उत्पादन करके वो जाकर के मार्केट में सप्लाई कर रहा है और मार्केट से जाकर के वो दुकानदार को सप्लाई कर रहा है। दुकानदार
यहाँ पर जा करके जो जनता है उसको सप्लाई कर रही है उससे प्राइस लेकर के। तो जो दुकानदार है, जो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो यहाँ पर हम लोगों को चीनी देता है वो अंतिम उत्पाद है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन होगा, गन्ने के उत्पादन के बाद मिल में आएगा, मिल में चीनी बनेगी, वो भी नहीं है। ठीक है, चीनी के बाद मार्केट में जाएगा, वो भी नहीं। मार्केट के बाद जाकर के जब शॉपकीपर के पास जाएगा, उसके बाद जितने भी स्टेप्स होंगे उसको फॉलो करके जब अंततः वो चीनी हमारे पास आ जाती है, वो अंतिम प्रोडक्शन कहलाता है, वो यहाँ पर अंतिम उत्पाद कहलाता है, वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो गन्ना अंतिम वस्तु नहीं है, अंतिम वस्तु चीनी है। और चीनी का वो अंतिम वस्तु जब आखिरी में वो चीज़ किसी को डिस्ट्रीब्यूट की गई हो या किसी को बांटी गई हो या किसी ने उसको परचेज किया हो, जैसे हम जाएंगे दुकान पे, शॉप पे चीनी को परचेज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हुई, तो वो आपका अंतिम उत्पाद हुआ। ठीक है, अंतिम वस्तुएं वो होती हैं, इसी प्रकार से सर्विसेज होती। और बाजार मूल्य मतलब जो बाजार मार्केट का प्राइस है। हमने बोला ना कि शॉपकीपर ने हमको चीनी 45 रुपये में बेची, तो वो जो 45 रुपये हैं वो यहाँ पर इसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो अंतिम वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है वो 45 रुपये है 1 किलो चीनी का। ये चीज़ क्लियर हुई? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद कहीं भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, घरेलू सीमा हमने बता दी। फिर अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तु मतलब जो आखिरी में एकदम हमारे पास चीनी आई तो वो गन्ने को नहीं जोड़ा जाएगा अंतिम वस्तु में। ठीक है, फिर जो सर्विसेज होती हैं उनका बाजार मूल्य हमने कहा 45 रुपये। ठीक है, तो 45 रुपये 1 किलो चीनी का। तो ये जो मूल्य होगा, हमने कहा कि हमने बताया था ना कि यहाँ पर 1 किलो चीनी को इंडिकेट करने के लिए हम 45 रुपये प्राइस का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 45 रुपये है ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत की जीडीपी जो है वो प्रोडक्शन हुआ है भारत में 1 किलो चीनी का। ठीक है, तो भारत की टोटल जीडीपी अगर काउंट की जाएगी तो वो प्राइस में काउंट की जाएगी। यानी कि अब मान लो चीनी का उत्पादन हो रहा है, ना जाने कितनी किलो चीनी का उत्पादन हुआ होगा। ठीक है, हम एक ही प्रोडक्शन को, एक ही गुड को यहाँ पर, एक ही जो प्रोडक्शन हुआ है उसी को यहाँ पर मानक मानकर चल रहे हैं, चीनी को ही। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 45 रुपये चीनी को जितना भी हुआ होगा प्रोडक्शन, वो 45 रुपये चीनी के हिसाब से पर केजी यहाँ पर काउंट होगा, और वो चीज़ इंडिकेट करेगी यहाँ पर कि चीनी का उत्पादन इतना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुई होगी। एक चीज़ मान लो, अब जैसे कि 1 किलो चीनी को हमने करने के लिए 45 रुपये का सहारा लिया। ठीक, लेकिन अगर पूरे एक कंट्री का ले लो कि एक कंट्री में अगर एक घरेलू सीमा में टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है केवल 10 किलो चीनी का, और कोई भी चीज़ यहाँ पर उस कंट्री में, उस घरेलू सीमा में नहीं बनी है, सिर्फ 10 किलो चीनी का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे कि एक सेकेंड, हम कहेंगे कि जो 10 किलो चीनी है वो तो प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो है 450 रुपये। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भारत की जो जीडीपी है, जो भारत की जीडीपी है वो है 450 रुपये। ठीक है, तो प्राइस से जीडीपी को यहाँ पर डिटरमाइन किया जा रहा है। ठीक, 10 किलो चीनी का प्रोडक्शन हुआ है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 किलो चीनी का प्रोडक्शन हुआ, सिर्फ 10 किलो चीनी का ही प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। और उस 10 किलो चीनी के प्रोडक्शन में कितना रुपया हुआ? उसका है 450 रुपये वैल्यू। ठीक है, तो 450 रुपये भारत की जीडीपी हुई। ये चीज़ आपकी आई होप क्लियर हुई होगी अच्छे से, क्या हुआ जीडीपी। ठीक है, तो 450 रुपये यहाँ पर आपकी जीडीपी हो गई। लेकिन अब आई है बात अपने चरम पर। जैसे कि हमने क्या कहा, ये जो जीडीपी निकली है बच्चों, ये जो आपके, एक सेकेंड, ये जो आपकी 450 रुपये जीडीपी भारत की हमने निकाली, ये तो निकाली है हमने बाजार मूल्य पर। ठीक है, हमने कहा ना बाजार मूल्य पर है, यानी मार्केट प्राइस पर है, लेकिन ये आपकी रियल जीडीपी नहीं है। ठीक है, ये इस जीडीपी से आप भारत की रियल जीडीपी को काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जीडीपी आपका, हमने कहा कि अंतिम वस्तुएं हैं, लेकिन अंतिम वस्तुओं तक आते आते ना जाने इसमें कितने टैक्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो आपका 10 किलो चीनी का प्रोडक्शन है, इसकी वैल्यू 450 रुपये नहीं है, यानी कि 10 किलो चीनी को प्रोड्यूस करने के लिए 450 रुपये नहीं लगे हैं, क्योंकि उसमें मान लो 50 रुपये यहाँ पर टैक्स भी तो लगा है। अब टैक्स भी तो लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि सर 400 रुपया इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हुई इसकी।
ठीक है, एक सेकेंड। जैसे मैंने बोला कि 450 रुपया यहाँ पर 10 किलो चीनी को प्रोड्यूस करने के लिए लगा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि जीडीपी 450 है, लेकिन 450 कैसे होगी, क्योंकि हम प्रोडक्शन को निकालना ना कि कितना प्रोडक्शन, 10 किलो चीनी का प्रोडक्शन करने के लिए कितना प्राइस लगा है, कितना मूल्य निकला है, ठीक है। तो 450, लेकिन ये रियल नहीं है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल हैं। तो अब मान लो कि 50 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, तो क्या करेंगे कि आपने कहा कि फिर कहा कि सर इसका मतलब अगर 50 हम माइनस कर दें तो 400 रुपये इसकी वैल्यू है 10 किलो चीनी के प्रोडक्शन की। नहीं, अभी भी ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है बच्चों? क्योंकि मान लो 400 रुपये है, ये तो एक प्रोडक्शन का हो गया, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ तो भारत में टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मान लो कि यूरिया है, ठीक है। यूरिया खाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूरिया है। यूरिया का जो प्राइस है वो है, मार्केट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ हमने चीनी का देखा, ठीक है, दूसरी तरफ है यूरिया। यूरिया का प्राइस है मार्केट में 100 रुपये, ठीक है, मतलब जनता को वो 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, यूरिया। लेकिन क्या करा कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये 100 रुपये में ना बेच करके जो जनता है उसको आप 40 रुपये में बेचो, ठीक है। यहाँ पर फिक्स हो गया कि 40 रुपये। अब ये 60 रुपये कहाँ गया? ये 60 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। मतलब राहत कोष जो होता है, जो राहत दी जाती है उसको सब्सिडी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, मार्केट में बोल दिया है गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ पर राहत देने के लिए सब्सिडी हम दे रहे हैं, आप जनता को, यानी कि जो जनता है, जो किसान है, उनको आप 100 रुपये में यूरिया ना बेच करके 40 रुपये की बेचो, हम आपको 60 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सर एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्स है और दूसरी तरफ यहाँ पर सब्सिडी भी दी जा रही है। तो क्या करते हैं फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। हमने देखा था एमपी, यानी मार्केट प्राइस हमने निकाला, लेकिन फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा। हमने क्या बोला कि अगर हमें निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं शामिल होते हैं फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस करेंगे, ठीक है। और हम जोड़ देंगे यहाँ पर जो आपकी सब्सिडी आती है, ठीक है, जो आपकी सब्सिडी आती है इसको हम जोड़ देंगे। तो ये आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। समझ में आई बात? आई होप। अगर नहीं आई फिर से मैं कर रहा हूँ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने देखा, वो रियल नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल थे और सब्सिडी भी शामिल थी, ठीक है। तो क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्स शामिल थे तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, ठीक। सब्सिडी दी जा रही थी, क्योंकि सब्सिडी जब दी जाएगी तो जो 100 रुपया रियल वैल्यू थी वो घटकर 40 हो गई थी, तो 60 रुपये वहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे, जो सब्सिडी दी गई थी उसकी वैल्यू फिर 100 रुपये आ जाएगी यूरिया की। तो इसी प्रकार जितनी भी देश में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर उनमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें, तो वो भी मार्केट प्राइस में से जीडीपी में, तो वो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, ठीक। ये चीज़ आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या ये जो हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला है, ठीक है, क्या ये हमारी जीडीपी रियल जीडीपी है? जी नहीं, अभी भी ये जीडीपी आपकी रियल जीडीपी नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या सर, आपने मार्केट प्राइस कहा था, हमने इनडायरेक्ट टैक्स भी घटा दिया और सब्सिडी को भी जोड़ दिया, तो अब ये क्यों नहीं है? आज जीडीपी हमारी रियल क्यों नहीं है? ठीक है, देखिए कैसे नहीं है। सॉरी, देखिए हमने क्या कहा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब ये जीडीपी दो भागों में जाकर के बट गई। दो भाग कौन से हैं यहाँ पर? एक है आपका नॉमिनल और दूसरा है आपका रियल। अब आएगी रियल जीडीपी की बात, ध्यान से सुनना, अब आएगी रियल जीडीपी की बात। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, ठीक है, ये है नाम मात्र, और रियल का मतलब है वास्तविक, ठीक है। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है बट आप लोग समझ रहे होंगे मेरी, ठीक है। अब ये जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे हमने निकाली है, ये दो भागों में बट गई। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है नॉमिनल, एक है रियल, ठीक। ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। मान लीजिए 2011-12, ठीक है, मतलब ये टोटल आपका एक साल का समय है, ठीक है, एक साल, एक वर्ष, ब्रैकेट में हमने एक वर्ष लिखा है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक साल में 10 किलो गेहूँ मान लो भारत में पैदा हुआ, ठीक, और कुछ भी, क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं इस वजह से, और कोई भी चीज़ देश में नहीं पैदा हुई, सिर्फ
यहाँ पर 10 किलो गेहूँ पैदा हुए, सॉरी 10 किलो आलू पैदा हुए, ठीक, और कुछ भी नहीं हुआ। और इस 10 किलो आलू का जो प्राइस निकला वो निकला 100 रुपये, ठीक, 2011-12 की बात हो रही है। तो क्या हुआ बच्चों कि 10 किलो आलू केवल एक वर्ष में उत्पादित हुआ और उसका वैल्यू है 100 रुपये। और ये जो 100 रुपये है ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस नहीं है, क्योंकि हम जो पहले वैल्यू था उसमें से हमने उसका इंडायरेक्ट टैक्स भी घटा दिया था और सब्सिडी को जोड़ करके जो निकला था वो फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो 100 रुपये 10 किलो। सर आप कहेंगे ये तो फैक्टर कॉस्ट पे है, इस वजह से ये वाला जो है ये रियल जीडीपी हुआ, नहीं, ठीक है। अब कैसे नहीं हुआ हम आपको बताते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे अब, ठीक। अब क्या हुआ, 2000 थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आती इसमें, ठीक है, 2022-23 का वर्ष आया, ठीक है। अब ये भी एक साल का पीरियड है 22-23, ठीक। इस एक साल के पीरियड में मान लो कि जो आलू का प्रोडक्शन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, वो 10 किलो ही रहा। लेकिन आलू का जो प्राइस है बच्चों, ठीक है, जो आलू का प्राइस है, इस प्राइस को थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, वो बढ़ के आपका हो गया है, वो बढ़ के हो गया है आपका 400 रुपये, ठीक है, वो बढ़ के हो गया है आपका यहाँ पर 400 रुपये, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि जीडीपी हमारी 100 रुपये थी, अब तो 400 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले हमारी जीडीपी बढ़ी है। लेकिन हमने क्या कहा, जीडीपी यहाँ पर, जीडीपी का सही मतलब है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, प्राइस बढ़ने से मतलब नहीं है जीडीपी का। जीडीपी का मतलब है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, ठीक है। तो ये रियल जीडीपी कहाँ हुई, ये हमारे देश की वास्तविक जीडीपी को कहाँ बता रहा है, ये तो हमारा सिर्फ प्राइस बता रहा है जिसकी वैल्यू बढ़ी है सिर्फ, ठीक है। प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ ना। एक देश का विकास कब होगा, जब चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। उसके प्राइस बढ़ने से देश का विकास नहीं होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो 10 किलो गेहूं, 10 किलो आलू पहले भी पैदा हो रहा था, 10 किलो आलू अब भी पैदा होता है, लेकिन प्राइस बढ़ने से देश की जीडीपी नहीं बढ़ी है। ये तो एक नाम मात्र की जीडीपी है जो आप जिसको प्राइस, हमने तो बस 10 किलो गेहूं को यहां पर डिटरमाइन करने के लिए प्राइस लिया था, प्राइस का सहारा लिया था, और प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं जीडीपी बढ़ी है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने के लिए आपका प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हुई, ठीक है, ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हुई। तो अब क्या करेंगे सर, कैसे हम निकालेंगे कि रियल जीडीपी है, ठीक है। ये 400 रुपये है, ये आपकी नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइस बढ़ने को दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा। और जीडीपी का सही मतलब ये है कि ये दिखाना कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है एक साल में, ठीक है। जो आपका समय पीरियड है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, यानी 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक का जो आपका 9 साल का पीरियड है, इसमें प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है। लेकिन इसने प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसने प्राइस में दिखा दिया चेंज कि 300 रुपये का प्राइस बढ़ा है, यानी कि टोटल आज का प्राइस जीडीपी जो है वो 400 रुपये का है। लेकिन ये मेजरमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर आप प्राइस से डिटरमाइन कर रहे हैं, प्राइस बढ़ने से यहां पर आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सिर्फ प्राइस ही बढ़ा है। तो ये आपकी नॉमिनल जीडीपी, सिर्फ नाम मात्र की जीडीपी हुई है। अब समझते हैं कि वास्तविक जीडीपी क्या होती है। अब हम समझेंगे कि वास्तविक जीडीपी क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला था, 2011-12 में एक साल के समय में आपका 10 किलो आलू यहां पर प्रोड्यूस हुआ, उसका प्राइस था 100 रुपये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2022 सही तरीके से मापने के लिए, 2023-22-23 में सही तरीके से मापने के लिए हम ये देखेंगे कि जो 100 रुपये का प्राइस है, ठीक है, 100 रुपये का बेस प्राइस लेंगे पिछले साल जब आपने इकोनॉमी में इसको मापा था, मेजरमेंट किया था, ठीक है। हम पिछली वैल्यू पर इस साल के प्रोडक्शन को मापेंगे, ठीक है। मान लो इस साल का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पर 12 किलो आलू एक साल में पैदा हुई, ठीक है। और हमने इस साल का प्राइस वैल्यू नहीं लिया, हमने पिछले साल के प्राइस वैल्यू से इसके कंपैरिजन किया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पिछले साल के प्राइस वैल्यू पर 2 किलो का उत्पादन ज्यादा हुआ है। ये है रियल जीडीपी, क्योंकि जीडीपी इस चीज को इंडिकेट करना चाहती है कि रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो प्रोडक्शन पे, बल्कि प्राइस तो एक सिर्फ मेजरमेंट का माध्यम है यहाँ पर, ठीक है, एक माध्यम है जो इंडिकेट करता है उस प्रोडक्शन को कि प्रोडक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई मेजरमेंट होना चाहिए, तो सिर्फ मेजरमेंट का एक माध्यम है। तो इस वजह से हमें जो वैल्यू लेनी है, प्राइस वैल्यू, उसकी, उस प्रोडक्शन की प्राइस वैल्यू, वो हम पिछले साल की लेंगे, ठीक है।
इस साल की नहीं लेंगे, हम पिछले साल का 100 रुपया मानेंगे। हालांकि हमने माना कि इसका भले प्राइस बढ़ाओ, लेकिन हम पिछले साल का 100 रुपया मान करके देखेंगे कि इतना प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है। अब बात समझ में आई, ये है रियल वैल्यू। अब ये नहीं कहेंगे कि सर हम इस साल का क्यों नहीं ले रहे हैं, हमें इस साल का यहाँ पर लेना चाहिए क्योंकि आलू के प्राइस बढ़े होंगे, क्योंकि हमें पिछले साल से कंपेयर करके देखना है कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हुआ है। ये है आपकी रियल वैल्यू। समझ में आई? वो आपकी नॉमिनल वैल्यू थी, ये है आपकी रियल वैल्यू। अब कहेंगे सर अब तो हमने रियल जीडीपी निकाल ली है फाइनली। अब आप कहेंगे रियल जीडीपी आ गई है, वो भी फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। अब कहेंगे सर अब क्या होगा, अब तो रियल जीडीपी निकल आई है। बस नहीं, अभी भी नहीं। अब क्या दिक्कत है, ये हमारे नागरिकों की शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए रियल जीडीपी तो निकली, लेकिन हमारे नागरिकों की राष्ट्रीय आय नहीं है शुद्ध। कैसे? देखिए अब मान लीजिए भारत है, ठीक है, कुछ विदेशी भारत में आए, प्रोडक्शन किया उन्होंने भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका जो पैसा है वो लेकर के वो विदेश चले गए, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि हम कैसे निकालेंगे कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि ये अपना पैसा तो लेकर चले गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक चीज़ और सोचनी पड़ेगी कि हमारे देश के भी तो कुछ लोग हैं जो विदेश जाते हैं, विदेश में यही काम करके अपना प्रोडक्शन करते हैं विदेश में, लेकिन पैसा लेकर भारत आ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। अब जब वो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे नागरिकों के द्वारा नेशनल इनकम, हमारे नागरिकों की राष्ट्रीय आय यहाँ पर कितनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए, क्योंकि हमें नेशनल अब राष्ट्रीय आय निकालनी है, ठीक है, वो तो हम जीडीपी देख रहे थे, ग्रॉस जो हमारी घरेलू सीमा में उत्पादित हुआ हो, लेकिन अब हमारे नागरिकों के द्वारा कितनी उत्पादित की गई हैं चीज़ें वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय आय, जिसकी हम पहले शुरुआत में बात करें कि हमने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट उठा करके किनारे रख दो, ठीक है। अब वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने, जी हाँ, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जोड़ना है जो एक्सपोर्ट है और प्लस इंपोर्ट है उसके अंतर को, ठीक है। अंतर मतलब इसको कहते हैं निफा। निफा का मतलब होता है नेट इनकम फॉरेन अब्रॉड, ठीक है, नेट इनकम फॉरेन अब्रॉड, ठीक है, जो विदेशों की आय है और जो भारतीय आय है उसके बीच का जो अंतर है उसको, यानी कि अब हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया गया है वो निकला है, ठीक है। ये हमारी राष्ट्रीय आय है क्योंकि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित है, इसमें किसी विदेशी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब किसी भी विदेशी का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश के नागरिकों के द्वारा है। जीडीपी में तो विदेशी भी शामिल थे, लेकिन अब इसके अंतर को निकाल लिया है, तो हमारे राष्ट्रीय आय है, ये हमारे देश का नेशनल इनकम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे कि सर अब तो आपने राष्ट्रीय आय भी निकाल ली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर है, जो पहली यूनिट है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम तो एट फैक्टर कॉस्ट निकल आई है, लेकिन अभी भी बोलेंगे ये शुद्ध नहीं है। अब कहेंगे अरे सर अब क्या हुआ, आप तो कोई ना कोई यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं। जी हाँ, एक और कंडीशन है, कैसे नहीं है शुद्ध। मान लो कि हमने किसी भी, हम अपने देश के हैं, सिर्फ अब नागरिकों की बात होगी, विदेशियों की बात नहीं होगी, क्योंकि हम अंतर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी वो हमारे नागरिकों के द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जीएनपी में मान लो हम एक नागरिक हैं भारत के और हमने 2017 में एक कार खरीदी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो कार, अब उसको बीत गए हैं यहाँ पर टोटल 6 साल और हो गया है 2023, तो वो कार हमें पड़ी थी टोटल 5 लाख की 2017 में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ होगा कि 2017 में उसकी वैल्यू थी 5 लाख, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान समय में वो 5 लाख की वही कार नहीं रही है, क्योंकि अब 5 साल तक इस्तेमाल किया गया है, माल सेकंड हैंड हो गया है, तो उसकी वैल्यू डाउन हुई होगी ना। अब वो आपको मुश्किल से कहो 50,000 या 1 लाख में बिके, ठीक है, तो उसकी 4 या 4.5 लाख की वैल्यू तो ऐसे ही डाउन हो गई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, उनका वैल्यू भी डाउन होता है समय के साथ, ठीक है। तो उस डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं। अब कैसे करेंगे, ठीक है, चीज़ों को शुद्ध कैसे निकालना है, तो अभी हमने देखा
जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय। लेकिन अब हम शुद्ध राष्ट्रीय आय को निकालेंगे यानी कि एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीएनपी यानी कि जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय आय है उसमें से हम यहाँ पर डिप्रिशिएशन, जो हमारा डिप्रिशिएशन है, जो हमारा मूल्यह्रास है, जिसको कि हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, उसको घटा देंगे। ठीक है, अब मूल्यह्रास घटा देंगे तो जब हम शुद्ध जब हम सकल राष्ट्रीय आय में से डेप्रिशिएशन या मूल्यह्रास जो समय के साथ हुआ है उसको घटा देंगे तो हमारा शुद्ध यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकल कर आएगा एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय वाला कॉन्सेप्ट था जो ऐसे राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि मान लो आपको एनएनपी दिया है। ठीक है, एनएनपी दिया है कि एनएनपी निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो वहाँ पर आपका दिया होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, इसी प्रकार होगा आपका एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि हमें जीएनपी में से यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से सकल राष्ट्रीय आय में से हमें डिप्रिशिएट करना है यानी मूल्यह्रास घटाना है। इस वजह से हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय तभी निकलेगा ना। ठीक है, तो अगर हमें शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद निकालना होता तो हम क्या करते, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाते तो हमारा एनडीपी निकलता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हमें एक बार हम लिख देते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मान लो बच्चों, अगर हमें एनडीपी निकालना है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हमें जीडीपी में से यहाँ पर डेप्रिशिएशन को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और अगर हमें यहाँ पर एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हमें जीएनपी में से डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, जब हम एमसीक्यू अगर मिलेंगे आपको कराएंगे तो उसमें सारा हो जाएगा। ये तो पहले पार्ट रही, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्पोजल इनकम क्या होती है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है और इमर्जिंग मार्केट कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपके देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिलहाल आपको हम बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको बताने में समय लगा, बाकी सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के थ्रू आपकी सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये सॉल्व थ्रू नहीं हो सकती थी आपके एमसीक्यूज़ के। ठीक है, तभी अगर आप ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका क्लियर होगा। एक बार ना आया हो दोबारा आप रिपीट करके देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब जितनी वीडियोस होंगी सारी आपकी एमसीक्यू बेस्ड आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा जीडीपी का सेकंड पार्ट भी आपका कॉन्सेप्चुअल आएगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अदर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, लाइक कर दें। और अगर अच्छी लगी है वीडियो, अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप लोग अनलाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी है तो ही लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमें पता चले, बट आप लोग रिस्पांस जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।